नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद है। देखिए, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताओ आप सब निम्नलिखित में कौन सी है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताओ विच ऑफ दीज इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सा होगा बता दो आप लोग फटाफट से। तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यानी कि E बराबर जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि F बटा में Q होता है, पढ़े हो कि नहीं एक बार बता दो आप लोग। F क्या है तो फोर्स है, तो फोर्स का कौन सा होता है न्यूटन हो जाएगा, और चार्ज का कौन सा होता है तो कूलम्ब होता है। तो सिंपल सा आंसर NC हो जाएगा, N बटा में C यानी कि NC इनवर्स लगा लो। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 का डी लगा लोगे तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे आज के क्लास को भाई एकदम ध्यान से देखना और सारे प्रश्नों को याद करते चलना आप लोग। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ भाई, अच्छे तैयारी करने के लिए। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर सवाल। इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। खोखले गोले के अंदर अगर पूछा गया, अंदर की बात जब भी हो तो भाई ये क्या होता है तो जीरो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जीरो जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो 35 में कितना सही कर पाते हैं। 30 प्लस भाई आप लोग 30 प्लस सही करना। देखते हैं तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ जी, बहुत ही आसान सा सवाल लाया हूं। देखो, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बताओ सभी बच्चे, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। क्या वो वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम्ब होता है, ए और बी दोनों, या फिर ओम होता है। क्या होता है बता दो आप लोग। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है तो V बराबर यानी कि विद्युत विभव को हम लोग किससे तो V से डिनोट करते हैं। तो V यानी कि ये तो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि सर एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, अब पूछोगे सर कौन सा पढ़े हैं तो V बराबर जो पढ़े हो वो पढ़े हो W बटा में Q। W क्या है तो भाई कौन सा हो जाएगा तो W को हम लोग जूल में लिखते हैं और चार्ज को कूलम में लिखते हैं, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लगाओ कौन सा, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा भाई। अगर पूछे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। बच्चों याद रखना, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी बच्चे। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भाई ये 35 ऑब्जेक्टिव तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है बताएंगे सभी बच्चे। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है, या फिर एम्पियर होता है। बता दो आप लोग फटाफट से, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो भाई आप लोगों ने पढ़ा है तो ये तो बल का यानी कि फोर्स का है, तो ये तो नहीं होगा। एम्पियर किसका है तो ये धारा का है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ संधारित्र की धारिता का पूछा गया है। वोल्ट तो ये किसका तो विभव का या फिर विभवांतर का है, तो विभव लिख लो, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, फैराड हो जाएगा। 4 का सी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो एफ बराबर क्यू बटा में भी होता है। तो याद रखना आप लोग, क्यू क्या है तो कूलम्ब है, तो कूलम्ब यहाँ लिख लो, यानी कि चार्ज है तो कूलम्ब तो होगा ही, और भी का भी लिख लो, यानी कि 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, सारे बच्चे क्लास को देखिएगा लास्ट तक। देखिए, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि पूछा गया आप लोगों से, बताओ क्या वो आवेश है, धारिता है, विभव है, या फिर विद्युत तीव्रता है। क्या है बता देंगे आप लोग 5 का करेक्ट आंसर। तो भाई ये तो अदिश राशि है, नहीं होगा। धारिता भी अदिश है और विभव भी अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। किसी पदार्थ का परावैद्युत न्यतांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है बताएंगे? क्या वो 0 से होता है, 0.5 से होता है, 1 से होता है, या फिर 2 से होता है? किससे अधिक होता है? 6 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। 6 का सही जवाब क्या होगा? तो ये 1 से अधिक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। ओके, चलिए बच्चा पार्टी फटाफट से आंसर लगाओ, देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो आज के हीरो बनते हैं भाई। देखो 7 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? वो क्या शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या फिर विभवांतर का? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, और यहाँ देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, इसको भी आप लोग देखते चलना। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? बताओ 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी भाई, ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? आदर्श वोल्ट मीटर पूछा गया है, तो बच्चा पार्टी मैंने बताया है, अगर सिर्फ रहे कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एमीटर अगर रहे तो एमीटर, यहाँ एमीटर होगा भाई, यहाँ जो है एमीटर लगा लो। अगर पूछे कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो ये बहुत कम होता है। याद रखिएगा, जितना मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। अगर सिर्फ एमीटर रहे तो बहुत कम होता है। अगर पूछे कि आदर्श एमीटर का कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है? तो 0 होता है। अगर पूछे कि आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वाला बात जहां भी आया, वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर आया कि आप अनंत लगा सकते हो। बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर पूछा गया था। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी किसके द्वारा? क्या वो फैराडे थे, फ्लेमिंग थे, लेंज थे, या फिर रूमकॉर्फ थे? क्या थे, कौन थे बताओ? 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये कौन से थे? ये फैराडे साहब थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, 29 अगस्त 1831 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने ये क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फिर 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात पूछा गया था, मैंने यहाँ लिख देता हूं भाई, बता चुका है। अगर आपके सामने आए क्या, प्रतिरोध आए, क्या प्रतिरोध आए, या फिर कौन सा धारितीय, धारितीय धारितीय प्रतिघात है, प्रतिघात है, धारितीय प्रतिघात आए, या फिर कौन सा है, प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा आए, या फिर प्रतिघात आए, प्रतिघात आए। इतना चीज अगर आ रहा है तो समझ लो बच्चा पार्टी सारा का सारा कौन सा होगा? सारा का मात्रक जो होता है वो हमारा हो जाता है ओम, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? तो ए में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलना नहीं है भाई, एग्जाम के बाद भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के सेंटर हॉल तक आप लोग भूलना नहीं है। ओके, चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ना कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो दोनों चीज मैं बता दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा गया हो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा, तो वो हमारा डायनेमो होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम यानी कि विद्युत जनित्र से भी जानते हैं। अगर डायनेमो के जगह क्या रहे, विद्युत जनित रहे, डायनेमो की जगह क्या रहे, विद्युत जनित रहे, तो भाई समझ लेना कि वही डायनेमो का बात हो रहा है। यहाँ जो है मिटा दो। हाँ, अब ये डायनेमो की जगह विद्युत जनित रहा है तो समझ लेना ये डायनेमो का बात हो रहा है। अगर यहाँ रहे कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो वो हमारा मोटर हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को क्या, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो होता है वो किस पर आधारित है, बता दो आप लोग। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, कौन सा होगा? तो वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे।
रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का कौन सा नाम होता है? रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का कौन सा नाम है, बता दो आप लोग। तो वो है हमारा मॉड्यूलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। निम्न में से कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है? सार्वत्रिक लॉजिक गेट पूछा गया, ना कि बेसिक गेट पूछा गया। अगर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा है जो बेसिक गेट है, बेसिक गेट के बारे में अगर पूछा तो सिंपल सा है आंसर, एंड होता है। एंड होता है और कौन सा होता है? एंड होता है और होता है और कौन सा? तो नोट होता है। इतना को याद रखना। ये क्या है? तो बेसिक गेट यानी कि मतलब मूल गेट है। अब अगर पूछा कि सार्वत्रिक लॉजिक गेट कौन सा होता है, तो दो होता है, उसको आप लोग याद रखोगे जो मैं अभी बता रहा हूं। एक तो हमारा हो जाता है कौन सा? नेंड होता है। क्या नेंड होता है? और दूसरा कौन सा होता है? तो नोर होता है। नोर लिख लो भाई। ये नेंड नोर क्या है? तो सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। और कौन सा बेसिक गेट पूछे तो एंड और नोट है, याद रखिएगा। नेंड नोर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में नेंड दिख रहा है और नोर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेंड की जगह अगर नोर भी दिया रहे तो आप लोग सही करके चले आओगे। ओके चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। डायोड का उपयोग करते हैं किसके तरह करते हैं? डायोड का उपयोग किया जाता है किसके तरह? वो करते हैं रेक्टिफायर के जैसा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? बता दो आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा है जिसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? किसकी होती है बता दो आप लोग। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होता है गामा रेज का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो किससे बनता है? तो वो बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चे याद रखोगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके जी चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका संबंध कौन सा सही संबंध है? तो ई बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ई बराबर होता है mc² होता है। ये तो फॉर्मूला याद है। तो ई बराबर mc², ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी ऑप्शन की तरफ भटकने की तो जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखिए क्या करा। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? न्यूट्रॉन जो है उसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? बता दो आप लोग। 20 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो यह क्या था? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन बच्चा पार्टी अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो कितना लगाओगे? एक बार बता दो आप लोग। यह होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके जी चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। 21 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से बच्चा पार्टी आंसर लगाओ। देखो किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होते हैं? बताओ आप लोग। परमाणु की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सबको पता है, लेकिन किस बल के कारण होते हैं ये बताओ आप लोग। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह होता है कूलम बल के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? बताओ आप लोग बच्चा पार्टी। प्रकाश के तीखे कोण से मुड़, अरे थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। ओके ओके चलो अब बताओ आप लोग। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप लोग फटाफट से। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं या फिर ध्रुवण कहते हैं? तो विवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके जी चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग फटाफट से। सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? क्या वो व्यतिकरण है, परावर्तन है, ध्रुवण है या फिर वर्ण विक्षेपण है? 23 का सही जवाब क्या लगा रहे हो? तो ध्रुवण करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही सही लगाते हैं। बताओ आप लोग। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? यहाँ फ्रिंज होगा तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बताओ आप लोग। 24 का करेक्ट आंसर बता दो। तो यह होता है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीजेज होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक को हम लोग एंगस्ट्रॉम से सूचित करते हैं। बताओ तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का भाई एंगस्ट्रॉम होता है, यही है, ये जो दिया गया है एंगस्ट्रॉम होता है। अब बताओ तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो सीधे रूप से घट जाता है, यानी कि 25 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ इंद्रधनुष का निर्माण इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह कौन सा होता है? इंद्रधनुष यानी कि इंद्रधनुष को हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं? तो वर्ण विक्षेपण वाले में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि डिप्रेशन ऑफ कलर्स। चलिए ये कलर्स यहाँ नहीं होगा भाई, ये ओके ओके। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक के लिए बात हो रहा है, तो यह होता है काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 27 का। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? बच्चा पार्टी के ऊपर बताते चलना कि भाई कितने सही कर पाते हो, और सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहना लास्ट तक। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो तो भाई क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो बड़ा आसान सा सवाल है, अनंत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा आ चुका है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब बताओ सभी बच्चे। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब, ओहो हाँ, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा पूछा गया, वस्तु से बड़ा होता तो अवतल लगा देते, लेकिन नहीं, छोटा पूछा गया तो उत्तल करेक्ट आंसर है। 29 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य कौन से प्रदर्शित करते हैं बता दो आप लोग? ये लोह चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताओ आप लोग फटाफट से। स्वप्रेरकत्व हेनरी कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वप्रेरकत्व की जगह अगर प्रेरकत्व भी रहे तो भी आप हेनरी ही लगाओगे। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या करें, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? तो बढ़ती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जब एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ते हैं भाई? एक होता है कौन सा एमीटर और दूसरा होता है वोल्ट मीटर। देखो एमीटर को जब भी हम जोड़ते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 33 का। अगर वोल्ट मीटर वाला बात आए तो समांतर क्रम में लगा देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग, थोड़ा सा छोटा भी कर दिया जाए। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? तो कौन सा होता है? तो ये I बराबर 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 34 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समेशन I बराबर 0 होता है। चलिए 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ सभी बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर? कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई मेरा एनर्जी देखो अभी तक बरकरार है, जैसा शुरू हुए थे वैसा लास्ट में भी बना हुआ है। फिर भी आप लोग भाई आंसर लगाने में कैसे एनर्जी लॉस आपका हो गया क्या? बताओ कूलम्ब बल कौन सा बल होता है? केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। सी जितने भी बच्चे लगाए हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोगों ने किया 35 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। जैसे भी याद हो मुझे नहीं पता, बस आपको याद जरूर होना चाहिए। ओके जी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्लास को भी लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।